नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की, जिस चैप्टर का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी चट्टान और खनिज। वैसे तो ये चैप्टर पोस्ट कोविड एरा में एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है, 2024 में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर पृथ्वी की संरचना के बारे में जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, मेजर एलिमेंट्स, पृथ्वी के क्रस्ट पर पाए जाने वाले जो प्रमुख तत्व हैं, और तत्वों से बनते हैं मिनरल्स या खनिज, और इन खनिजों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। ये खनिज मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं, और इन धात्विक और अधात्विक खनिजों का आधार क्या होता है। देन चट्टानें किस तरह की होती हैं, चट्टानों को शैल भी कहते हैं। तो ये चट्टानें आग्नेय चट्टान हो सकती है, अवसादी चट्टान हो सकती है, और कायांतरित चट्टान हो सकती है। और फिर इन शैलों का चक्र कैसे बनता है, दैट इज नोन एज रॉक साइकिल। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो प्रमुख एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के बारे में, हम उनके बारे में समझते हैं। हमारी पृथ्वी विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी हुई है, और कुछ तत्व इसमें तरल पदार्थ में पाए जाते हैं, कुछ तत्व इसमें ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का जो बाह्य क्रस्ट है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ये मुख्यतया 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इन तत्वों में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। अब इनका कंपोनेंट क्या है ये चार्ट पे हम देख सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा तत्व है हमारे अर्थ के क्रस्ट में वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। ये दोनों मिलके पूरे क्रस्ट का लगभग 3/4 से थोड़ा सा भाग कम बनाते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये मेजर तत्व हैं जिनसे हमारे अर्थ के क्रस्ट की रचना होती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं या तत्व क्या होते हैं। तत्व बेसिकली एक ही तरह के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ होते हैं, जिसके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन की उपस्थिति मिलती है। पृथ्वी पर अभी तक 114 प्रकार के तत्व मिले हैं, जिनमें 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और इन्हीं तत्वों से मिलके यौगिक बनते हैं, और इन्हीं तत्वों के विभिन्न मात्रा में मिश्रण से खनिजों की रचना होती है। भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व एक दूसरे से मिलकर खनिज पदार्थों की रचना करते हैं, और ये खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से बनते हैं, जो सामान्यतया इनऑर्गेनिक होते हैं। इनमें जैव तत्वों का योगदान नहीं होता है, और इनका एक विशेष परमाणुविक संरचना होती है, और इनका एक विशिष्ट रासायनिक अनुपात होता है। अभी तक पृथ्वी पे 2000 से ज्यादा खनिजों की खोज हो चुकी है, और ये खनिज मुख्यतया 6 मेजर ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं, और इन ग्रुप्स में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जिनसे हमारी पृथ्वी की रचना होती है। तो बेसिकली जो भी खनिज पृथ्वी पे बने हुए हैं, इन सबका स्रोत मैग्मा है। और मैग्मा हम जानते हैं कि जो भी पृथ्वी के आंतरिक भागों से पिघली अवस्था में पदार्थ निकलते हैं, उनसे चट्टानें बनती हैं, और यही मैग्मा हमारे बाह्य क्रस्ट की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। और इन खनिजों की कुछ विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं को हम देख सकते हैं। पहली विशेषता है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। तो जो भी खनिजों की एकाकी अणु संरचना होती है, उससे इसका फॉर्म निर्धारित होता है। क्रिस्टल की जो भी आंतरिक व्यवस्था होती है, वैसे ही खनिजों का एक्सटर्नल फॉर्म होता है। क्लीवेज को विदलन कहा जाता है, और प्रत्येक खनिज में क्रिस्टल या अणुओं की संरचना के हिसाब से टूटने की प्रवृत्ति होती है। तो एक सतह को पाने के लिए जब क्रिस्टल के हिसाब से अणु टूटते हैं, तो इस प्रवृत्ति को क्लीवेज कहा जाता है। तीसरी विशेषता है फ्रैक्चर या विभंजन। तो फ्रैक्चर में खनिज पदार्थ अपने क्रिस्टल के हिसाब से टूटते हैं। तो क्लीवेज होता है एक लेवल को प्राप्त करने के लिए, जैसे खनिज में बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल नुमा बने होते हैं। तो इन क्रिस्टल के बेस से जब खनिज टूटता है, तो इसको क्लीवेज कहते हैं। लेकिन फ्रैक्चर में ये खनिज पदार्थ कहीं से भी टूट सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि एक लेवल को पाने के लिए टूट रहे हों। चौथी विशेषता है लस्टर या चमक, और प्रत्येक खनिज का अपना चमक होता है। हर खनिज का रंग भी अलग अलग होता है। स्ट्रेक या धारियां, खनिजों की संरचनाएं ऐसे होती हैं कि बहुत सारे खनिजों में धारियां मिलती हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन में अंतर मिलता है। कुछ खनिज ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी एक विशेषता होती है। देन स्ट्रक्चर, प्रत्येक खनिज में क्रिस्टलों की एक विशेष व्यवस्था होती है, जो उस खनिज के स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है। और हार्डनेस भी खनिजों की विशेषता
विशेषता होती है। हार्डनेस होता है सापेक्षिक प्रतिरोध का होना, कि वो बाह्य बल का कितना अधिक प्रतिरोध करती है। तो बहुत सारे खनिज हार्ड भी हो सकते हैं, बहुत सारे खनिज सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे सेल वगैरह होती है काफी सॉफ्ट होती है। ग्रेनाइट बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। जो 10वीं विशेषता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, हर खनिज की एक सापेक्षिक भार होता है और ये भार कैलकुलेट किया जाता है वाटर के रिफरेंस में। जितने आयतन का खनिज है उतने आयतन का पानी हम लोग लेते हैं। इस भार के अनुपात को सापेक्षिक भार कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेजर खनिज की। जो 6 प्रमुख खनिज के ग्रुप हैं जिनसे हमारे पृथ्वी के बाह्य भाग की रचना होती है, तो इसमें सबसे पहला आता है फेल्सपार। फेल्सपार की जो विशेषता होती है, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन ये मोस्ट कॉमन होते हैं। और सिलिकॉन और ऑक्सीजन अभी हमने देखा था कि लगभग 73% के आसपास पृथ्वी की क्रस्ट में इनका योगदान होता है। सिलिका और ऑक्सीजन का कंटेंट 70% से अधिक होता है क्रस्ट को बनाने में। तो ये फेल्सपार सबसे कॉमन एलिमेंट होता है। क्रस्ट के आधे से अधिक भाग का निर्माण फेल्सपार से होता है और इस फेल्सपार के कई सारे वेराइटीज होते हैं। जैसे ये देख सकते हैं पोटेशियम फेल्सपार, इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है और पोटेशियम के साथ सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन, जिससे फेल्सपार की रचना होती है। दूसरी वेराइटी प्लेजियोक्लेस फेल्सपार, इसमें कैल्केरियस पदार्थों की अधिकता होती है। दूसरा मिनरल हमारा क्वार्ट्ज भी सैंड और ग्रेनाइट का बहुत बड़ा स्रोत है और इसमें जो मुख्य पदार्थ होता है वो दैट इज सिलिका। और क्वार्ट्ज ग्रेनाइट का भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और क्वार्ट्ज का जो सबसे बड़ा यूज होता है वो यूज होता है रेडियो राडार में। क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं, तो इसीलिए रेडियो राडार में इसका यूज किया जाता है। तीसरा मिनरल ग्रुप ये पायरोक्सिन। तो पायरोक्सिन में बेसिकली कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका होते हैं और इसका कलर ग्रीन या ब्लैक हो सकता है। ये हम डायग्राम से देख सकते हैं। और ये उल्का पिंडों में सबसे ज्यादा कॉमन पाई जाने वाली धातु है, जिनसे लगभग 10% भाग क्रस्ट की रचना हुई है। चौथा मिनरल है एम्फेबोल। एम्फेबोल में भी एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं और इसका कलर भी ग्रीन या ब्लैक हो सकता है। तो ये एम्फेबोल में लगभग ब्लैकिश कलर का डायग्राम है। ये इमेज ये हॉर्नब्लेड है, ये एम्फेबोल्स का ही एक प्रकार है और इससे लगभग 7% क्रस्ट बना हुआ है। पांचवा तत्व है माइका या अभ्रक और ये बनता है पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका वगैरह इसमें जुड़े रहते हैं। इससे लगभग 4% क्रस्ट की रचना हुई है और ये आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टानों में मुख्यतया पाया जाता है। तो जो भी प्राचीन क्षेत्र हैं जहाँ पे कायांतरण भी हुआ है और जो मैग्मा के ठोस होने से बने हुए हैं, वैसे जगहों पे अभ्रक काफी पाया जाता है। और इसका जो बेसिक यूज है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को सह सकता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो इसलिए इसका यूज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा होता है। जो छठवां तत्व है वो है ओलिविन। ओलिविन में मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका होते हैं। तो सिलिका हम देख सकते हैं कि सारे मेजर एलिमेंट्स में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ सिलिका का कंपोनेंट पूरे हमारे क्रस्ट में बहुत ही ज्यादा है और ये ग्रीनिश क्रिस्टल होते हैं। जनरली ये बेसाल्टिक चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये इसका मूल चट्टान है जो हल्का सा लाइट ग्रे या ब्लैकिश की तरफ है और इसमें से ये क्रिस्टल निकलता है। तो ये क्रिस्टल हमारा ओलिविन है और इसका यूज बेसिकली ज्वेलरी के इंडस्ट्री में किया जाता है। ये 6 मिनरल के ग्रुप्स हैं जिनसे हमारे पृथ्वी के क्रस्ट की रचना हुई है। अब हम समझते हैं कि मिनरल्स को कितने भाग में डिवाइड किया जा सकता है। कैटेगराइजेशन जब करेंगे खनिज पदार्थों की तो सबसे पहला आता है मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें धातुओं के कंटेंट अधिक हों और बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें धातुओं के कंटेंट नहीं होते हैं। तो धात्विक जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा प्रीसियस मेटल्स जो बहुमूल्य धातुएं हैं, जैसे सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है। दूसरा फेरस मटेरियल जिसमें लौह तत्वों की अधिकता होती है और ये लौह तत्व इनसे लोहा इस्पात भी बनते हैं और लोहा इस्पात बनाने में जो तत्व हैं जैसे मैग्नीज है, निकेल है, इस तरह के तत्वों से मिलके ये फेरस मेटल्स बनते हैं। तीसरा है मेटल तो है लेकिन उसमें लौह का तत्व नहीं है, जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, इस तरह के तत्व नॉन फेरस मेटल्स में आते हैं। अब बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिनमें मेटल नहीं होते, जैसे सल्फर है, फास्फेट है, फास्फोरस है। ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो खनिज के रूप में पाए तो जाते हैं लेकिन इनमें लौह तत्वों की प्रधानता नहीं होती है।
अब हम समझते हैं कि शैल या चट्टानें क्या होती हैं, जिनको रॉक कहा जाता है। तो रॉक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी के बाह्य पदार्थों की रचना चट्टानों से ही होती है और ये चट्टानें बहुत सारे खनिजों से मिलकर बनती हैं। इन विभिन्न प्रकार के खनिजों में कोई भी निश्चित कंपोजिशन और मिनरल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होते। ऐसा नहीं कि जो भी खनिज पाए जा रहे हैं उनकी कोई निश्चित संरचना है कि ये ऐसे ही मिलेगा। तो इनका कंपोजिशन चेंज हो सकता है, इसके अंदर मिले हुए तत्व चेंज हो सकते हैं। और इसमें दो उदाहरण जो हमने सबसे पीछे देखे थे वो फेल्सपार और क्वार्ट्ज, ये दोनों ही सबसे ज्यादा कॉमन मिनरल हैं जो चट्टानों में पाए जाते हैं। और इन चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। पेट्रा मीन्स रॉक, जिनमें चट्टानों का स्ट्रक्चर, उनकी बनावट कैसी है, केमिकल कंपोजिशन किस तरह का है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो इन चट्टानों के 3 ग्रुप हैं। जैसे रॉक्स को हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानें, फिर सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें और तीसरा मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें। तुम समझेंगे कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा गया है क्योंकि सबसे पहले इनका निर्माण होता है और इनका निर्माण अर्थ के नीचे से मैग्मा ऊपर आने के कारण और मैग्मा के सॉलिडिफाई या ठोस होने के कारण होता है। ये चट्टानें पृथ्वी पे बनने वाली सबसे पहली चट्टानें हैं, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों का जो क्लासिफिकेशन होता है इनके टेक्सचर पे बेस्ड होता है। टेक्सचर होता है कणों की बनावट किस तरह की है। लगभग आग्नेय चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं और जितनी ही गहराई में ये क्रिस्टल बनेंगे उतना ही ये मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है और मैग्मा ठंडा होता है तो उसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। लेकिन जब यही मैग्मा सतह पे ठंडा होता है तो बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है और इसलिए उसमें बहुत छोटे या बहुत लगभग नहीं के बराबर क्रिस्टल बनते हैं। तो टेक्सचर डिसाइड होता है चट्टानों के क्रिस्टल्स से, इस तरह की संरचना बन रही है। तो बहुत सारे उदाहरण आग्नेय चट्टानों के लिए जा सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, टफ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आग्नेय चट्टानों के। दूसरी प्रकार की चट्टान है सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान। पृथ्वी के सतह पे जितनी भी प्रकार की चट्टानें हैं, या तो आग्नेय चट्टान हो, अवसादी चट्टान हो या मेटामॉर्फिक चट्टान हो, ये सारे जब अर्थ के सतह पे आ जाते हैं तो सतह पे आने के बाद हमने पढ़ रखा है कि पृथ्वी की सतह पे काम करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, जो बाह्य बल हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनाच्छादन के प्रक्रम सम्मिलित हैं। वो बल पृथ्वी की सतह पे कार्य करना शुरू कर देते हैं और कार्य करते हैं तो इनसे चट्टानों में टूट फूट होती है। टूट फूट के बाद वो उनका परिवहन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग, और वेदरिंग प्लस इरोजन, इसको हम लोग कहते हैं डेन्यूडेशन या अनाच्छादन। तो इस प्रोसेस के कारण चट्टानें टूट फूट के सेडिमेंट्स में चेंज हो जाती हैं और अवसाद में परिवर्तित होने के कारण इनका परिवहन होता है। और जहां प्रोसेस की एनर्जी कम हो जाती है वहां पे होता है डिपोजिशन या निक्षेपण। तो निक्षेपण की प्रक्रिया के लिए अवसाद चाहिए और वो अवसाद प्राप्त होते हैं जो भी चट्टानें एक्सपोज्ड होती हैं, जो खुली अवस्था में पाई जाती हैं, उन पे अनाच्छादन के प्रक्रमों के कार्य करने के कारण। तो ये सेडिमेंट जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, निक्षेपित होते हैं, वहां पे धीरे धीरे चट्टानें ठोस होने लगती हैं, जुड़ने लगते हैं, सेडिमेंट आपस में चिपक जाते हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है लिथिफिकेशन या शिलीभवन। और लिथिफिकेशन की प्रोसेस के कारण अवसाद से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया कैसे काम करती है इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डिपोजिशन है, ये हम देख सकते हैं कि जो भी डिपॉजिटेड मैटर है, जो अवसाद है, वो लूज अवस्था में है और धीरे धीरे ये कॉम्पैक्ट होने लगता है और फिर उनमें सीमेंटेशन यानी वो जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं लिथिफिकेशन। और ये प्रक्रिया गहराई में सम्मिलित होती है। जब सतह पे अवसाद होते हैं तो बहुत ही ज्यादा ढीले ढाले होते हैं, लूज पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी गहराई बढ़ती है, यहाँ हम देख सकते हैं इस इमेज में, ये धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, जिसको कॉम्पैक्शन कहा जाता है। हार्ड होने लगते हैं, कॉम्पैक्ट होने लगते हैं और जब गहराई और बढ़ती है तो ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, सीमेंटेशन की प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस, इसको हम लोग कहते हैं लिथिफिकेशन। और लिथिफिकेशन की प्रोसेस से ही अवसाद अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। अवसादी चट्टानें अपने फॉर्मेशन के आधार पे
तीन तरह से रखी जाती हैं। पहली है जो चट्टानें यांत्रिक रूप से बनी हैं, जैसे सैंडस्टोन है, कांग्लोमरेट है, लाइमस्टोन, शेल, ये लोएस, इस तरह की चट्टानें ये यांत्रिक रूप से बनती हैं। कुछ चट्टानें ऐसी हैं जिनमें जैविक पदार्थों का रोल होता है और वो गेजराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोयला, ये जैविक पदार्थों से मिलके बनती हैं। और तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित, जिसमें सर्ट, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास वगैरह पाए जाते हैं। अब तीसरी प्रकार की चट्टान होती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, और ये चट्टानें दबाव, आयतन और तापमान पीवीटी चेंजेस कहा जाता है इनको, इन तीनों में चेंज के कारण होती हैं। और इन तीनों में परिवर्तन के कारण बेसिकली चट्टानों का भौतिक रूप और रासायनिक रूप दोनों ही परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन को रूपांतरण या कायांतरण कहा जाता है। और जिन चट्टानों में रूपांतरण और कायांतरण हुआ है उन चट्टानों को कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म या कायांतरण ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें चट्टानों के आणविक संरचना में, उनके क्रिस्टल्स में, उनकी भौतिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। यदि चट्टानों में क्रिस्टल नहीं है तो क्रिस्टल डेवलप हो जाते हैं, और यदि क्रिस्टल डेवलप है तो उनका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और उन चट्टानों की आणविक संरचना में रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जहां कहीं भी कुछ क्षेत्रों में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं आता है लेकिन भौतिक संरचनाओं में काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन और टूट फूट की घटनाएं होती हैं, तो ऐसे रीऑर्गेनाइजेशन या पुनर्संगठन को हम लोग कहते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म या गतिक कायांतरण। इस गतिक कायांतरण में बहुत ज्यादा केमिकल चेंज नहीं होता है, लेकिन भौतिक रूप से उन चट्टानों में रीसफलिंग, रीऑर्गेनाइजेशन जरूर होता है। गतिक रूपांतरण के साथ साथ एक तापीय रूपांतरण भी होता है, जिसमें तापमान बढ़ने के कारण, तापमान में परिवर्तित होने के कारण खनिजों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। और ये तापीय रूपांतरण दो रूपों में देखा जा सकता है। एक है कांटेक्ट या संस्पर्शी रूपांतरण और दूसरा है बृहत स्तर पे होने वाला प्रादेशिक रूपांतरण। तो कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि जैसे ये ज्वालामुखी का उद्गार निकल रहा हो, कहीं से पाइप है, ये ज्वालामुखी का वेंट मैग्मा निकल रहा है, तो जो भी चट्टानें इसके आसपास सटी हुई हैं उन चट्टानों की संरचना में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि इनकी ताप की दशाओं में बहुत ही अधिक परिवर्तन आ जाता है। ये मैग्मा के टच में आने वाली चट्टानों का रासायनिक रूप परिवर्तित हो गया और ये मैग्मा का वेंट है, यहाँ से मैग्मा ऊपर जा रहा है। ऐसे कायांतरण को तापीय कायांतरण कहा जाता है। और दूसरा जो रीजनल मेटामॉर्फिज्म है, ये बहुत ही ज्यादा बड़े क्षेत्र पे रूपांतरण की घटनाएं होती हैं और ये बेसिकली होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ताप और दाब की दशाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हमने प्लेट विवर्तनिकी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब प्लेटें अभिसरित होती हैं कुछ इस तरह से, भारी प्लेट नीचे जाती है, हल्की प्लेट ऊपर रहती है, तो ये किनारे पर के अवसाद, इनमें वलन की प्रक्रिया होती है, तो प्रेशर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है। तो इस तरह के क्षेत्रों में ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है, क्योंकि बहुत ही व्यापक पैमाने पे चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाते हैं। और इसके उदाहरण जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे हमारा हिमालय है, आल्प्स पर्वत है, रॉकी पर्वत है, इन सब में बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। तो कुछ चट्टानें जो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, जैसे नीस है, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट और संगमरमर वगैरह, ये इन चट्टानों से मेटामॉर्फिज्म के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कायांतरण की प्रक्रिया के समय कुछ चट्टानों में संस्तर या रैखिक अरेंजमेंट होता है। जैसे इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं और इन लेयर के बीच में क्लियर डिवीजन है, ये इनके रासायनिक संरचना परिवर्तन के कारण। इस प्रक्रिया को फोलिएशन या पत्रण कहा जाता है। तो ये चट्टान पत्रित चट्टान का उदाहरण है और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह का कोई लेयर नहीं बना हुआ है, तो इसको नॉन फोलिएटेड या अपत्रित चट्टानें कहते हैं। तो फोलिएशन या लिनिएशन, रेखण या पत्रण, ये एक ही प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों में विभिन्न लेयर्स का डेवलपमेंट होता है और रेखा से भी एक बड़ा बैंड बनता है। जैसे ये डिवीजन बने हुए हैं, ये डिवीजन चौड़े चौड़े होते हैं, ऐसी चट्टानों को हम लोग बैंडेड चट्टानें कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइंस नहीं बनती हैं, ये बैंड बनते हैं जो या तो मोटे होते हैं या पतले होते हैं। तो ये बैंडिंग बनी हुई है हर चट्टानों की, जैसे कई सारे बैंड बनते हैं ना, इस तरह से इन चट्टानों को बैंडेड रॉक कहते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है कायांतरण की। अब हम समझते हैं कि रॉक साइकिल क्या होता है, क्योंकि जो भी पृथ्वी के ऊपर चट्टानें पाई जा रही हैं
वो स्थायी रूप से नहीं है। इन चट्टानों का रूप परिवर्तन होता रहता है और जो पुरानी चट्टानें हैं वो नई चट्टानों में परिवर्तित होती रहती हैं। तो रॉक साइकिल बेसिकली एक प्रोसेस है और जो कंटिन्यूअस चलता है। और कैसी प्रोसेस है, इसमें पुरानी चट्टानें नई चट्टानों में परिवर्तित होती रहती हैं। तो इसको हम दो रूप से देख सकते हैं। पहला हमारा फॉर्म है कि जो भी क्रस्ट पे चट्टानें पाई जाती हैं, प्लेट विवर्तनकी से हमने समझा हुआ है कि ये चट्टानें अपनी जगह पे स्थिर नहीं है। क्रस्ट हमारी नई बनती है जहाँ पे मैग्मा बाहर आता है और ये मैग्मा धीरे धीरे ठोस होके नई क्रस्ट का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा। और ये प्लेट किनारे धीरे धीरे मूव करते रहते हैं और जो मिड ओशियानिक रीच है जहां मैग्मा ऊपर उठता है, उस स्थान से ये धीरे धीरे दूर चले जाते हैं और फाइनली जहां पे अभिसरण होता है इनका, ये पदार्थ फिर से नीचे चले जाते हैं और नीचे जाने के केस में नीचे तापमान बढ़ता है तो ये हल्का हल्का मेल्ट होने लगते हैं और मेल्ट होने के साथ साथ पिघलने के साथ साथ यहाँ से इनका प्रवाह नीचे अंदर की तरफ होने लगता है और फिर से कुछ समय बाद ये मैग्मा के रूप में ऊपर आते हैं और ऊपर आने के बाद इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो चट्टान पहले यहाँ बनी वो धीरे धीरे इस प्लेस से मूव करते आई, यहाँ पे मेल्ट हुई, फिर से मेल्टिंग पार्ट में ये नीचे आई और नीचे आने के बाद यहाँ फिर से ऊपर। तो इस तरह से कोई भी पदार्थ मूव करता है। नीचे का पार्ट हमको पता है, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, जिसमें मैग्मा मूव करता है। तो इस एस्थेनोस्फीयर में संवहनीय तरंगों के रूप में जो अर्धगलित अवस्था में पदार्थ मूव करते हैं वो ठोस होते हैं, फिर से वो आके मेल्ट हो जाते हैं, फिर से ठोस होते हैं। हालांकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक चक्र ये है। इस चक्र को दूसरे रूप में हम देख सकते हैं, वो है इन तीनों चट्टानों का, जो आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है और कायांतरित चट्टान है, इन तीनों का आपस में परिवर्तित होना। तो हम यहाँ शुरू करते हैं मैग्मा से या इग्नियस रॉक से, आग्नेय शैल से। और आग्नेय शैल का निर्माण हमको पता है कि मैग्मा के ठोस होने से बना हुआ है। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठोसीकरण। इग्नियस चट्टान या आग्नेय चट्टान हो सकता है कि कहीं फिर से नीचे जाए और ये फिर से मैग्मा में परिवर्तित हो जाए। दूसरा केस ये है, आग्नेय चट्टान का अनाच्छादन हो और ये अवसाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, या फिर आग्नेय चट्टान को पीवीटी कंडीशन में चेंज होने से ये रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन हो जाए। अब ये सेडिमेंट जो अभी हमने समझा कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन ये सेडिमेंट कन्वर्ट होता है सेडिमेंट्री रॉक में, अवसादी चट्टान में। और यदि अवसादी चट्टानों का या आग्नेय चट्टानों का, ये सेपरेट हम देख सकते हैं इसको कि आग्नेय चट्टानों का भी रूपांतरण होता है और अवसादी चट्टानों का भी रूपांतरण होता है। तो आग्नेय और अवसादी चट्टान और इवन मेटामॉर्फिक चट्टान स्वयं में उनका पुनर्रूपांतरण होता है, तो रूपांतरित चट्टानों की रचना होती है। यहाँ से ये तीनों अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान, इनका फिर से अनाच्छादन के प्रक्रमों के द्वारा ये सेडिमेंट में परिवर्तित होते रहते हैं। ये देखिए ये एरो, और ये सेडिमेंट फिर से लिथिफिकेशन और लिथिफिकेशन के बाद मेटामॉर्फिज्म, या फिर ये अवसादी चट्टानें अगर नीचे चली गई तो इस प्रोसेस से ये मैग्मा का निर्माण करती हैं मेल्ट करके। तो इस तरह से पृथ्वी पे चट्टान का चक्र चलता रहता है और ये या तो अवसादी, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में आपस में परिवर्तित होती रहती हैं चट्टानें, और या फिर मैग्मा के रूप में परिवर्तन होता है और मैग्मा से फिर ठोस क्रस्ट के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चट्टान चक्र या रॉक साइकिल। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।